वेलकम टू द नीलकंठ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का मैथ का 9 चैप्टर क्षेत्रमिति। इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, 9.2 के 2 क्वेश्चन छूट गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्लास 8th का मैथ चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति, उसका 9.2 प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। बाकी सब हो गए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं जस्ट रीड करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे सड़क दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सड़क दिया हुआ है। ओके, इस सड़क पर एक रोलर आता है ना, जो रोड को समतल करता है, वो रोलर आपको दिया गया है। यहाँ पे मैं एक 3D टाइप का मैं रोलर बना देता हूँ। ठीक है, ये उसका सिर्फ ये जो चक्का होता है जिससे वो समतल होता है, सिर्फ मैं वो बनाया हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे बनाऊँ तो ये कैसा है, एक बेलन आकार का होता है। ठीक है, बेलन आकार का होता है जो उसको समतल करता है। ठीक है, तो किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस रोड पे एक बार घुमाने के लिए, इस रोलर को एक बार इस रोड पर घुमाने के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पूरे इस रोड को चक्कर लगाने के लिए इसका 750 चक्कर लगता है। ये रोलर जो है ये पूरे रोड को समतल करने के लिए एक बार चक्कर लगाता है, तो कितना इसका 750 चक्कर लगा लेता है। इसका जो चक्का है वो 750 बार घूमता है। ठीक है, यानी ये जो है 750 बार ये घूमता है, मतलब 750। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देखो मेरा ये जो रोलर है, ये मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। ये एक सड़क है और ये मेरा एक रोलर है। ठीक है, ये घूमता है और ये इस सड़क को समतल करता है। ठीक है, अब ये एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, जब ये ऐसे घूम रहा है, मतलब यहाँ से फिर एक चक्कर मतलब एक चक्कर इसका कंप्लीट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसा 750 बार चक्कर लगाता है, ये 750 बार चक्कर लगाता है, तब जाके रोड पूरा समतल होता है। ठीक है, तो हमें इस रोड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखो आप यहाँ पे इस रोलर का जो वक्र पृष्ठ भाग है, इस रोलर का जो वक्र पृष्ठ भाग है वही तो उस रोड को समतल कर रहा होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसका साइड का हो गया। जब वो घूमेगा तो उसके साइड का थोड़ी ना वो रोड को समतल करेगा, उसका सिर्फ जो ऊपरी सतह होगी, जो वक्र सतह होगी, वही तो उस रोड को क्या करेगी, समतल करेगी। तो ये अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो उस रोलर का एक चक्कर लगा रहा, 2 चक्कर लगाना, 3 चक्कर लगाना, ऐसा 750 बार चक्कर लगाना, ये क्या हो रहा है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बार बार चक्कर लगा रहा है। तो एक बार चक्कर लगाया, फिर 2 बार, ऐसे 750 बार चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या, जो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका 750 बार अगर हम गुणा कर दे, ठीक है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसका रोलर का, उसका 750 बार गुणा कर दे, तो हमें पूरे सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि एक बार ये चक्कर लगा रहा है, 2 बार लगा रहा है, 3 बार लगा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या चक्कर लगा रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो बार बार क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, और ऐसा 750 बार वो चक्कर लगा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उसका गुणा कर देना है 750 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पूरे का क्षेत्रफल, पूरे रोड सड़क का क्षेत्रफल। अब उसके लिए आपको क्या क्या मान दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है व्यास। किसका व्यास दिया है, इस
इस रोलर का, ठीक है। व्यास क्या होता है, यहाँ किसी भी गोले के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। और ये व्यास आपको कितना दिया हुआ है, ये व्यास आपको दिया है 84 सेंटीमीटर। कितना दिया है, जिसको हम डी से भी दर्शाते हैं, ये आपको दिया है 84 सेंटीमीटर दिया है आपको। और आपको जो सड़क का जो इस रोलर की लंबाई है, इसकी लंबाई देखो, सड़क का रोलर किस दिशा में होगा, ऐसे मतलब ये जो है तो मैंने 3D में समझाया है, रोलर इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो उसकी लंबाई दी होगी ना, उसकी लंबाई देखा जाए तो इसकी ऊंचाई के मतलब बराबर है, लंबाई मतलब यही होगा ना इसकी लंबाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई 1 मीटर दी हुई है। क्या दिया हुआ है, लंबाई, इसका आपको क्या दिया हुआ है, मैं इसको h भी बोल सकता हूँ, ठीक है। आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ओके। आपको इस रोलर का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी हुई है 1 मीटर। सबसे पहले आप यहीं पे देखो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है, तो आपको क्या करना है, आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है। ये 1 मीटर है, इसको ऐसे रहने दीजिए, सेंटीमीटर को आप बदल दो मीटर में, क्योंकि जब समान होंगे तभी तो हमारा क्या निकल पाएगा, क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो इसको हम बदलने से पहले सबसे पहले हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r कैसे निकलेगा, देखो ये व्यास है, व्यास क्या होता है, इधर से एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की दूरी। त्रिज्या क्या होता है, मतलब जो व्यास त्रिज्या होता है r, जो बीच से किनारे तक की दूरी, किसी भी गोले के बीच से किनारे तक की दूरी को r बोलते हैं। तो इसका r कैसे निकलेगा, इसी का आधा कर देना है, ठीक है। तो 84 का अगर हम आधा करें तो आपको लगभग मिलेगा कितना, मतलब 42 मिलेगा सेंटीमीटर, ओके। ये आपको क्या मिला, r मिला, r की कीमत मिली। अब इसको आपको बदलना है मीटर में, तो आपको क्या करना है, इसी को भाग दे देना है 100 से। तो इसका मतलब क्या, 0.42, ये क्या होगा r, क्योंकि दो जीरो है तो दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.42। तो अभी हमने बस क्या किया, अभी हमने बस व्यास से इसका त्रिज्या का मान निकाला, क्योंकि फॉर्मूले में अगर हमको रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r h, ये इस बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो 2 पाई आर एच में पाई का r का वैल्यू चाहिए, तो r आपको क्या है, यहाँ पे d दिया था, तो इसलिए हमने r निकाल लिया 0.42 मीटर में, ओके। और ये आपको मीटर में दिया ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इस रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बेलनाकार का, इसलिए हम रख देंगे 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान और r का मान अभी हमने निकाला 0.42, 0.42। h का मान, h आपको दिया 1 मीटर, ओके। यहाँ से हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये 7×42, ठीक है। ये 3, ये 50, ये दोनों 2 से कट रहे हैं। पहले 7×42 से हमने इसको काटा, फिर 3 दूनी 2 तिहाई 6, फिर 2 पंचे 10 और ये 0 लग गया, ठीक है। तो 22 दूनी 44 हो गया आपका, पूरे यहाँ पे बचा क्या 3 और पूरे बटे में 50, ठीक है। अब हम इसको भी काट सकते थे, इसको काट दिया तो आया 25, 2 से काटा और इसको भी हमने 2 से काटा तो 11, यहाँ पे 22 आएगा, ओके। तो देखा जाए तो 22 गुणे 3 बटे में 25, ओके। तो ये आएगा 66, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 25। इसको अगर आप ध्यान से अगर आप इसको भाग दोगे तो आएगा कुछ लगभग 2.64 आएगा। क्या, ये हमने निकाला क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 2.64 आपको क्या मिला, इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी को देखो 750 बार घुमा रहा है, तो 750 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरे रोड का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, 2.64 का
गुणा कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? 2.64 का गुणा कर देंगे अगर हम 750 से, तो ये आपका लगभग आएगा 1980। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका वैल्यू आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पूरे सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमको दिया था भाई कि एक सड़क है, इस सड़क को एक रोलर क्या कर रहा है, 750 बार चक्कर लगा रहा है, तब एक बार उसको समतल कर रहा है। एक बार घूम रहा है, 750 बार चक्कर लगा रहा है, इसका ये जो रोलर है वो 750 बार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो वो पूरे एक बार चक्कर लगाने में 750 बार इसका चक्का घूमा। तो आपको ये बताना था कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हमने डी से आर का मान निकाला और उसको फिर हमने मीटर में बदला, क्योंकि ये दूसरा वाला भी मीटर में था, तो मीटर से मीटर में हमने बदल दिया, सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया, तो ये दोनों मीटर में हो गए। फिर अब आपको रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, तो उसका फॉर्मूला ये है, उस पर से हमने रोलर का जो है वो एक रोलर जो घूमता है उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 2.64 आपका क्या मीटर स्क्वायर आपको उसका क्षेत्रफल मिला रोलर का। अब इसे गुणा कर दिया 750 से, क्योंकि 750 बार चक्कर लगा रहा है, तो उसी से मिल गया आपका 1980 मीटर स्क्वायर पूरे सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करता है। एक कंपनी है, वो अपने दूध की जो पाउडर आती है उस पाउडर को एक ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करता है जिनका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर व्यास है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख रहे हैं हम, व्यास है 14 सेंटीमीटर। ओके, और ऊंचाई कितनी है उसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई दी है आपको 20 सेंटीमीटर। ओके, तो एक कंपनी जो है वो अपने दूध के पाउडर को एक बेलनाकार बर्तन में पैक करता है। बेलनाकार बर्तन में यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे बेलनाकार बर्तन में उसको दूध की पैकेट को क्या करता है? पैक करता है। ओके, इसमें पैक करता है, तो इसका व्यास बोले तो यहां से लेके यहां तक का कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है यहां से लेके यहां तक? 20 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है? कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर, कंपनी जो है उस बर्तन के पृष्ठ मतलब उसके सतह के चारों ओर एक लेबल लगाती है। लेबल मतलब अपना एक स्टिकर तरीके का, जैसे वो नहीं कंपनी अपने मतलब बोतल वोटल पे स्टिकर चिपकाती है, तो चारों ओर क्या लगा रही है? एक लेबल लगाती है। ठीक है, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, इसमें लेबल जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर से, यानी 2 सेंटीमीटर शीर्ष से और 2 सेंटीमीटर कहां से? एक सेकंड में इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। दो सेंटीमीटर ऊपर से मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तल से, 2 सेंटीमीटर शीर्ष से और 2 सेंटीमीटर तल से छोड़ के चिपकाया जाता है। यहाँ पे यही बोल रहा है, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल से मतलब नीचे से और शीर्ष दोनों से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाई जाती है, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे चिपकाती है। मतलब एक पैकेट है, बर्तन है, उसके बीचों बीच क्या लगा रहा है? एक लेबल लगाया है। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या है? यहाँ पे उसका वो स्टिकर है जो नहीं चिपकाते कंपनी वाले, तो ये पूरा स्टिकर है यहाँ पे, जो कि कहाँ से? 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ के लगाया गया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस लेबल का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है
कि इसमें हमको 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ के एक लेबल लगाया गया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो मैं अलग से अगर लेबल को बनाऊं यहाँ पे, तो वो भी किसकी तरह दिख रहा है, शंकु की तरह दिख रहा है। ये मैंने अलग से लेबल को बना दिया। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से, तो लेबल का अगर मैं बोलूं व्यास, लेबल का व्यास जो होगा वो इसी के, इस डब्बे के व्यास के बराबर होगा। तो इसका भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। भाई इसी के चारों तरफ चिपकाया जा रहा है ना, तो इसका भी तो यही व्यास होगा। इसकी ऊंचाई क्या होगी ये बस समझना है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी ये 20 में से इतने को छोड़ दिया और इतने छोड़ दिया, यानी कि 4 सेंटीमीटर को। यानी मैं ये बोल रहा हूं इसकी कैसे निकलेगी, 20 सेंटीमीटर तो भाई ये पूरे की है। ओके, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई डब्बे की, वो उसमें अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दूं और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दूं, यानी कि मैं 4 सेंटीमीटर 20, यानी कि मैं 20 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर अगर आप माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ऊंचाई। यहाँ का हिस्सा हटा दो और यहाँ का हिस्सा हटा दो, यानी कि 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इस 20 में से घटा देंगे, तो 4 सेंटीमीटर हटा देना है 20 में से, तो मुझे मिला कितना, 16 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये देखो ऊपर से और नीचे से खोखला ही होगा ना, क्योंकि ये उस पैकेट के, उस डब्बे के चारों तरफ चिपका हुआ है। तो उस डब्बे के चारों तरफ चिपका हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगाना है बेलना का और निकाल देना है। तो यहाँ पे ये तो हमको दिया था इस डब्बे का, ये जो आपको मान दिया था उस डब्बे का दिया था। ओके, लेबल का हमको क्या दिया है, तो लेबल का, क्योंकि लेबल का ही हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लेबल का व्यास जो है वो हमको दिया हुआ है कितना, 14, सेम है 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, लेबल का ऊंचाई यानी कि h, हाइट हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये अलग है। ठीक है, ये इससे छोटा ही होगा, 16 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोनों वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो लेबल का वक्र पृष्ठ निकालना है। लेबल का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लेबल का कौन सा लेबल, क्योंकि ये बेलनाकार का है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि उस डब्बे के चारों तरफ चिपका हुआ है। ठीक है, ऊपर से तो खोखला और नीचे से खोखला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला है। अब आप देखोगे, बोलोगे यहाँ पे आर का मान चाहिए, तो बोलोगे आप कैसे निकाल पाओगे, यहाँ पे तो आर का मान है और यहाँ पे डी का मान है। तो आपको तो पता ही है कि हम इसका सीधा आधा कर देते हैं, क्योंकि ये होता है डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान जो होता है दूरी, इसको बोलते हैं हम डी, यानी कि व्यास। और इसका आधा अगर हम कर दे, आधा हटा दे और आधा ले, तो ये हो जाएगा आर। तो इसका भी हमको क्या कर देना, आधा। तो हमको आर का वैल्यू कैसे मिलेगा, हमको अगर आर का कीमत चाहिए तो इस डी का आधा कर दो, तो इस डी का आधा क्या होगा, 14 का आधा कर देंगे हम, तो ये हमको मिल जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, मिल गया। अब रख देते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 7, एच का मान क्या होगा 16। ओके, ये 7 से ये 7 कट गया, 22 दूनी क्या हो गया 44 गुणे 16। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 704 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला तो ये स्क्वायर में लग जाएगा। ये होगा आपका इस लेबल का क्षेत्रफल। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो अब हम देखते हैं 9.3 के क्वेश्चन। ओके, सो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट पढ़ना है और इसके जवाब देना है। चलो, अच्छा
9.3 से पहले आपको कुछ धारिता का मान जो है वो याद करना पड़ेगा। मतलब क्या, मैंने आपको धारिता का मतलब समझाया था ना कि धारिता क्या होता है। धारिता आयतन से निकलता है कि भाई किसी भी वस्तु के अंदर, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु के अंदर कोई भी चीज कितनी आ पाएगी, यही इसकी क्या है, धारिता। ठीक है, जैसे भाई 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, तो जो भी इसके अंदर आ पाएगा वही इसकी क्या है, धारिता है। तो कुछ आपको मैं धारिता यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस में, इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ धारिता लिखवा रहा हूँ आपको, जो आपको लिख लेना है अपने नोटबुक में। देखो, आपको लिख लेना है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर आपका कितने बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर घन के। ठीक है, और 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर घन के। ओके, फिर 1000 लीटर बराबर, क्या मैंने बोला, 1000 लीटर बराबर होता है कितने, एक 1000 लीटर आपका 10 लाख, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख सेंटीमीटर घन के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हो, कि भाई जो 1000 लीटर है वो 1 मीटर घन के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, आपको याद रखना है। 1 मीटर घन के बराबर होगा कितना, ओके, यहाँ पे 10 लाख आपका सेंटीमीटर घन किसके बराबर होगा, 10 लाख सेंटीमीटर घन आपका बराबर होगा 1000 लीटर के। ठीक है, ये अभी मैं आपको कुछ आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होगा, तब मैं आपको यहाँ पे वापस समझा दूंगा। ठीक है, बट अभी जस्ट आपको ये लिख लेना और याद कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, बोला कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। आपको एक टैंक दिया हुआ है बेलनाकार का, एक बेलनाकार का क्या दिया आपको, एक टैंक दिया है। ओके, इस टैंक में आपको कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं कि आप किन किन परिस्थितियों में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और किस में इसका आप आयतन ज्ञात करोगे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना। तो पहले परिस्थिति क्या है, पहले परिस्थिति बोला है यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें कितनी पानी रखी जा सकती है, यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें कितनी पानी रखी जा सकती है, तो आप क्या निकालोगे, इसके अंदर कितनी पानी रखी जा सकती है, इसके लिए आप निकालोगे इसका आयतन। बस पहले का आंसर यही है, ए का आंसर, कि आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी आयतन निकालोगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी पानी रखी जा सकती है। दूसरा परिस्थिति है, इसका प्लास्टर करने के लिए हमें इसका क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो हमें इसका प्लास्टर करने के लिए इसकी वांछित सीमेंट की बोरियां कितनी लगेंगी, बोरियों की संख्या, हमें इसको प्लास्टर करवाना है। तो प्लास्टर करवाने के लिए कितनी बोरियां लगेंगी, ये कैसे ज्ञात करोगे, हमें प्लास्टर तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करने हैं। तो इसका हम जब
ये पता करना है कि भाई कितनी बोरी लगेगी इसको प्लास्टर करने के लिए, तब हम इसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हो गया दूसरी परिस्थिति का आंसर। उसके बाद तीसरी परिस्थिति बोल रहा है इसमें भरे पानी, इसमें जो भरा हुआ पानी है उस पानी से भरे जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या। इसके अंदर एक पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी है उससे हमको छोटे 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 ढेर सारे हमको क्या करने, टैंक भरने, ऐसे टैंक भरने। इसके अंदर जो पानी है उससे हमको इन सबको भरना है। तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ही ज्ञात करेंगे ना। उसका आयतन पता चलेगा तभी तो हम बता देंगे कि भाई इतना कितना उसमें छोटे छोटे मतलब टैंक में पानी इसका भरा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है एक बेलन है, बेलन ए का व्यास, यहाँ पे 2 बेलन दिया हुआ है, मैं पहले बेलन बना देता हूं। ओके, तो यहाँ पे ये बेलन ए है, यहाँ पे 2 बेलन दिया हुआ है। बेलन ए, इसको मैं दे देता हूं बेलन ए नाम, और इसको मैं दे देता हूं बेलन बी। तो बेलन ए का व्यास जो है, बेलन ए का व्यास जो है, बेलन यहां पे लिखता हूं बेलन ए, और इसका जो व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब होता है डी, वो हमको दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, यानी h आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बेलन ए की बात हो गई। ओके, अब बात करते हैं ओके, तो और बात करते हैं बेलन बी का। तो बेलन बी का व्यास है 14 सेंटीमीटर। यहां पे ले रहा हूं बेलन बी, इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका उल्टा, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास है, हाँ 14 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए, तो अब बेलन ए का हमको दिया है ऊंचाई, सॉरी व्यास देते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, और ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और बेलन बी का हमको व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, जस्ट अपोजिट। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, हमें परिकलन किए बिना, अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि परिकलन मतलब ज्ञात किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक होगा। क्या आप बिना ज्ञात किए हुए ये बता सकते हैं कि बेलन ए का आयतन ज्यादा है या बेलन बी का आयतन ज्यादा है, किसका आयतन ज्यादा है, आप बिना ज्ञात किए बता सकते हो। तो बताइए फटाफट किसका क्या होगा, फिर हम निकालते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। मतलब आप पहले अपने मन से बताइए बिना ज्ञात किए कि किसका आयतन सबसे ज्यादा होगा, और अपनी बात को कंफर्म करना है, तो उसके लिए आपको दोनों का आयतन निकालना होगा। तो चलिए आयतन निकाल लेते हैं, उसके पहले आगे भी पढ़ लेते हैं कि आयतन निकालने के लिए क्या बोल रहा है। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ओके, तो सबसे पहले हमको इसका इन दोनों का आयतन ज्ञात करना है, फिर दोनों का आयतन ज्ञात करने के बाद हमें यह देखना है कि जिसका आयतन ज्यादा है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। तो ये भी ज्ञात करने के लिए आपको दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा,
क्योंकि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि दोनों में कौन बड़ा है, कौन किसका ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमें दोनों का आयतन भी और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बेलन ए पे आते हैं। तो बेलन ए का हम निकालेंगे सबसे पहले आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इस बेलन का आपको आयतन निकालना है। तो इसका था 2 पाई आर एच, सिंपल। इसका आपको फॉर्मूला क्या दिया है, 2 पाई आर एच, ये आपको सिंपल है, आपको पता ही है। नहीं, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं मान। पाई का मान होता है 22/7। ओके, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर का गुणा 2 बार। बेलन ए का आपको आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें, सिंपल, इसको आधा कर देना है। 7 का अगर हम आधा करें तो होता है 3.5, तो आर बराबर हो गया 3.5। ये हो गया इसका आर। इसका भी आर का जरूरत पड़ेगा तो इसका भी अभी कर देते हैं। तो इसका आर क्या होगा, 14 का आधा हो गया 7 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में। ओके, अब यहाँ पे हमको आर का स्क्वायर बोला तो मतलब 3.5 गुणे 3.5, क्योंकि 2 बार गुणा करना है, आर का स्क्वायर है, और गुणा एच का मान कितना दिया, 14। ओके, इसको हल करते तो ये 7 से ये 7 दूनी 14 कट गया, फिर 22 दूनी 44 गुणे 3.5 का गुणा 3.5 से करें, अगर हम 3.5 का गुणा 3.5 से करें तो 5 × 5 = 25, 5 × 15, 2 = 17 गुणे 5 × 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 × 3 = 9, 1 10, कितना आ गया 5 7 5 7 8 9 10 11 12, 2 हाथ से लगा 1, ये 2 और ये 2, क्या आया 12.25 आया। 12.25 का आपको गुणा करना 44 के साथ, तो 12.25 का अगर आप गुणा करोगे 44 के साथ तो आपका आंसर कितना आता है, ओके, जब आप 12.25 का गुणा करते हो तो आपका आता है 539। 539। अब आपने क्या निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला, सॉरी आयतन निकाला, किसका, बेलन का, तो आप निकाल दोगे सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, जब भी हम आयतन निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, ये घन लगा देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं मतलब वर्ग लगाते हैं, और आयतन में घन लगाते हैं मतलब क्यूब लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेलन का आयतन। अब आपको क्या करना है, इसका भी तो निकालना है, किसका, बेलन बी का। तो बेलन बी का आयतन, सेम फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22/7, पाई का मान, आर का स्क्वायर, आर क्या है 14, सॉरी 7, तो 7 गुणे 7, और एच कितना है 7, ये 7 से 7 कट गया। 22 का इन सब से गुणा करने पे क्या आ रहा है, सबका पूरा गुणा करें तो 1078। ओके, 1078 सेंटीमीटर क्यूब घन आ गया। अब देखिए, ये था ए का और ये है बी का। आपने क्या सोचा होगा, किसका बड़ा होगा, किसका ज्यादा होगा आयतन, तो ज्यादा आयतन किसका है, बेलन बी का। बेलन बी का क्या है, ज्यादा आयतन है। अब आपको क्या बोला गया था, ये बोला गया था भाई जिसका आयतन ज्यादा है, क्या उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए आपको दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप इनका तुलना कर पाओगे। तभी आपको इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ये फॉर्मूला है। तो इसमें रख देते हैं 2 पाई का मान हो गया 22/7, r का मान क्या हो गया? बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन ए का मान ये रहा, r का मान हमको दिया 3.5, तो 3.5 ब्रैकेट r का मान फिर रख देना है, प्लस h का मान कितना दिया हमको? h का मान 14। ओके, अब यहाँ पे देखो, इनको अगर आपको हल करना है तो ये सबसे पहले 7 और 3.5 जो दिख रहा है ये कट सकते हैं। कैसे? जब हम पॉइंट हटाते हैं इसको तो ये बट्टे में नीचे 10 आ गया, क्योंकि पॉइंट की इधर एक संख्या है तो 10 आ गया। अब ये देखो 35 बन गया, तो 7 5 35 कट गया। अब ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इससे कट गया। अब आप देखोगे ये 2 और ये 2, या फिर ये 2 और 22 को काट दो, तो मैं 22 को काट देता हूँ, तो ये 2 को 22 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब आपका 22 दूनी 11 दूना 22, इससे कट जा रहा है। तो देखा जाए तो अब क्या बचा? अब आपका बचा 2 गुणे 11 ब्रैकेट में, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट में 3.5 प्लस 14। सबसे पहले आप इन दोनों को 11 दूना 22 कर दोगे, इसको गुणा कर दोगे, और 3.5 को अगर आप जोड़ोगे 14 से, 14 में अगर 3.5 आप जोड़ोगे तो 3.5 यहाँ पे आएगा। अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पे 5 आया, पॉइंट आया, आपका हो गया 4 3 4 5 6 7 हो गया, 7 और 1 यहाँ पे 17.5 आया। 17.5 का अगर आप 22 से गुणा करोगे तो 17.5 का 22 से गुणा करोगे तो 385 यानी 385 सेंटीमीटर था ना। और आपने क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला, तो मैंने क्या बताया? स्क्वायर लग जाएगा। ये हो गया आपका किसका मान? बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कीमत। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है या कौन छोटा? दोनों में से किसका बड़ा? तो उसका भी निकालना पड़ेगा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इसका फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना था? 7, r का मान फिर से रख देंगे 7, प्लस h का मान भी 7 ही था यहाँ पे। ओके, अब ये 7 से सिंपल 7 कट गया, 22 दूनी आपका हो गया 44, और यह 7 7 14, 14 का 44 से अगर आप गुणा करते हो, 14 का 44 से अगर आप गुणा करते हो तो 616 सेंटीमीटर घन ये निकला। ओके, अब यदि आप अगर दोनों को कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है? ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? तो सिंपल सा देखने से ही लग रहा है कि बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो ये बात सही हुई ना कि जिसका आयतन ज्यादा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक है। क्या है? अधिक है। और हमने क्या निकाला था? पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, तो हम ये भी लिख देंगे कि बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में इन सबको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, बड़े में लिखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा? भी अधिक होगा, होगा नहीं है। तो बेलन बी का आयतन भी अधिक है और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। ठीक है, कि आपको सबसे पहले 2 बेलन दिया हुआ है, बेलनाकार का एक वस्तु दिया हुआ है, आपको ये बोला गया कि किसका आयतन अधिक है, ये बिना ज्ञात किए हुए बताओ। तो आपने सोचा होगा अपने मन से, बाद में आपको बोला गया कि इसका आप ज्ञात करके बताओ कि कौन ज्यादा है। तो आपने जब इन दोनों का आयतन ज्ञात किया तो आपको पता चल गया कि इसका आयतन तो ज्यादा है, बी वाले का ज्यादा है ए से। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला था कि भाई जिसका आयतन ज्यादा है उसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा? तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो इसका तुलना करने के लिए हमने पहले
बेलन ए का भी निकाला, तब जाके हम तुलना किए कि भाई 385 इधर है और यहाँ पे 616 है, तो कौन ज्यादा होगा? 616। तो बेलन बी का आयतन भी और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन है। देखो आपको यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है? घनाभ दिया हुआ है। ये हो गया घनाभ की आकृति, सॉरी, ओके। ये आपको एक घनाभ दिया हुआ है। इस घनाभ का आपको आधार का क्षेत्रफल, इस घनाभ का जो आधार है, आधार इसका क्या है? ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका आधार है। तो इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार कैसे दिख रहा होगा? इसको अगर हम अलग से बनाएं तो इसका आधार जो है वो आयत की तरह दिख रहा होगा। तो इस आधार का क्षेत्रफल यानी इस आयत का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल आपको दिया है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और इस पूरे घनाभ का आयतन दिया हुआ है। इसका आयतन कितना है? इसका आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहां पे हम जो जो मान दिया वो लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि भाई घनाभ का आधार का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का आयतन हमको दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ये दो चीज आपको सवाल में दिया हुआ है। तो ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है ये ऊंचाई। अब समझो ये ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ऊंचाई किसी फॉर्मूला में h का मान होगा, उसमें से हम h निकाल लेंगे। तो यही सोचना है। आपको दिया हुआ है दो मान। एक आपको दिया हुआ है घनाभ का आधार का क्षेत्रफल। घनाभ का जो आधार है वो आयत की जैसा होगा। ये जो है ये एक आयत की जैसा है। इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है जो 180 सेंटीमीटर है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो मुझे मान दिया हुआ है इस आयत का क्षेत्रफल का मान दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया कितना? 180। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणे B। तो हमें ये दिया हुआ है इसमें से भी हमको h पता नहीं चल सकता। यहाँ पे सिर्फ तो L और B है। L और B का जो मान होगा उन दोनों का गुणा करके 180 आया। ये है इस आयत का क्षेत्रफल जो इसका आधार है। किसका? घनाभ का आधार है। हमें इसमें से h तो मिल नहीं सकता। हमें इसमें से देखते हैं h मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमको घनाभ का आयतन दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणे B गुणे H। L गुणे B गुणे H ये आपको क्या दिया हुआ है? घनाभ का आयतन दिया हुआ है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। उसका मान कितना है? 900 हमको दिया क्या? 900 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो यहाँ पे H का मान तो इसमें है, बाकी का L और जो B है इसका क्या मान आपको दिया हुआ है जिससे आप इसका मान निकाल पाओगे। तो ये आपको बहुत आसानी से आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि यहाँ पे L गुणे B इन दोनों का मान कितना दिया है? 180। कितना दिया है? 180। तो हम जस्ट क्या करेंगे? ये दोनों का मान पूरा रखेंगे, 180 रखेंगे गुणे H बराबर 900। अब आप देखिए यहाँ पे L गुणे B का तो मान यहाँ पे दिया ही है क्योंकि वो आधार का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल आयत की जैसा है। तो आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे B। तो L गुणे B के बराबर में हमको दिया हुआ कितना? 180। तो इन दोनों का मान हमको 180 दिया हुआ है। H का मान ये रहा 900 ये रहा। अब हमको क्या करना है? ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो H बराबर 900 बटे में 180। ये 0 से 0 कट गया और 9 धामा 90, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंचे
10, पूरा कट गया, आंसर आया h बराबर 5 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है क्या, इस घनाभ का ऊंचाई ये है, आपको चेक करना है। तो आप h में 5 का मान रख दीजिए, फिर 18 पंचे देख लीजिए। अगर आप 180, यहाँ पे क्या था, L गुड़े B गुड़े H, एल बी का मान कितना था 180, H का मान में आप 5 रख दिए तो देख लो 18 पंचे 90, जीरो लग गया, ये 900 आ गया आपका क्या, पूरे का आयतन जो आपको दिया हुआ था पहले से ही। तो इसका H क्या है, इसका H है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक घनाभ की विमा, एक घनाभ है जिसकी विमाएं आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक घनाभ दिया हुआ है, ओके। आपको इस घनाभ की विमाएं दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको ऐसे मान दिया है समझ जाना क्या कि ये L का मान है, ये B का मान है, ये H का मान है। तो मुझे L गुड़े B गुड़े H का मान हमको दे दिया है, ओके, जो कि इस घनाभ की विमाएं हैं। अब इस घनाभ के अंदर, यानी इस घनाभ के अंदर, इस ये समझ लो एक घनाभ का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आपको क्या दिया हुआ है, एक घन दिया है, छोटा सा घन दिया हुआ है, ओके। ये घन दिया है आपको। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन अगर आपका जो रिदम था टूट गया हो तो। देखो एक घनाभ है, उस घनाभ की विमाएं आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। इस घनाभ के अंदर ऐसे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन रखना है आपको। तो ऐसे कितने बॉक्स आप रख सकते हो, मतलब क्या है, इस घनाभ के अंदर घन को, एक छोटा सा जो छोटे घन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, वो आपको रखने। तो ऐसे कितने बॉक्स आप रख पाओगे। देखो ये इसके अंदर हमको एक बॉक्स रखना है, ठीक है, घन का। ऐसे हमको ढेर सारे इसमें क्या रखने, बॉक्स रखने। तो ऐसे कितने इसके अंदर हम बॉक्स रख पाएंगे, कितने ऐसे हम बॉक्स रख पाएंगे, इन्हीं की हमको क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, ओके। देखो यदि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कितनी जगह है, तो आप सिंपल से पता लगा लोगे कि भाई इसके अंदर कितनी बॉक्स आ पाएंगी। आपको इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर कितनी जगह है। तो कितनी जगह है ये कैसे ज्ञात करोगे आप, आयतन ज्ञात करके। तो इस घनाभ का आयतन आपको सबसे पहले निकालना है, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी जगह है। फिर आप इस छोटे से घन का आयतन ज्ञात करोगे, क्योंकि कितने आयतन वाला वस्तु उसके अंदर रखा जाएगा, ये भी तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये दोनों पता चल जाएगा, घनाभ का आयतन और घन का आयतन, वैसे आप घनाभ के आयतन से घन के आयतन को भाग दे दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना इसके अंदर घन का एक बॉक्स रखा जा सकता है, ओके। तो सबसे पहले एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं घनाभ, इस घनाभ का आयतन, जिससे हमको ये पता चले कि अंदर कितनी जगह है, ओके, जिससे हमको ये पता चले कि इसके अंदर कितनी जगह है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, L गुड़े B गुड़े H करके। ये क्या है, घनाभ के आयतन का सूत्र। तो L का मान दिया है 60, B का मान दिया है 54 और H का मान दिया है 30। आपको इन तीनों का गुणा करने से ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी जगह है। तो आप इसको जब गुणा करोगे तो ये लगभग कितना आएगा इसका आंसर, इसका लगभग में नहीं, एक्यूरेट आएगा 97200 सेंटीमीटर घन। ये आपको मिल गया क्या, इस घनाभ का
आयतन कि इस घनाभ के अंदर कितनी जगह है, इस घनाभ के अंदर कितनी जगह है ये आपको पता चल गया। अब आप उस छोटे से घन का क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, फिर आप भाग दे दोगे। तो अब आप क्या निकालोगे, छोटे घन का आयतन, उस छोटे से घन का आयतन कितना होगा। आप अब देखो घन का आयतन निकालना है तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, L क्यूब। L क्या है, L का मतलब होता है एक भुजा, तो इसका एक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 का अगर घन निकालें तो ये आपका होता है 216 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे हम आयतन निकालें ना तो क्यूब आएगा। ये हो गया इस घन का आयतन। अभी मैंने क्या बोला, घनाभ का आयतन जो निकला और घन का जो आयतन निकला इन दोनों को भाग दे देना है, जिससे हमको पता चल जाए कितने उसमें आने वाले हैं बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा घनाभ में आने वाले घन की संख्या। कैसे निकालोगे आप निकालोगे घन का आयतन, घनाभ का आयतन भाग दे दोगे घन के आयतन से। तो घनाभ का आयतन कितना निकला था 97200, 97,200 भागे 216। ओके, अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर लगभग क्या आता है 450। आपका एक्यूरेट आंसर आता है 450 अब ये जो 450 है ये क्या है, घनाभ में आने वाले घन की संख्या। तो 450 ऐसे घन इस घनाभ के अंदर आ सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको घनाभ दिया था, उस घनाभ के अंदर कितने घन आ सकते हैं, घन के एक बॉक्स आ सकते हैं, उसके लिए आपने दोनों का आयतन ज्ञात किया और दोनों को भाग दे दिया, तो आपको पता चल गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5th। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या बोल रहे हैं, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 यानी 1.54 सेंटीमीटर घन है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। देखिए, एक आपको बेलन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक बेलन दिया हुआ है। इस बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बेलन की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करनी है आपको, h आपको ज्ञात करना है। आपको इसका क्या मान दिया हुआ है, आपको इसका आयतन दिया हुआ है। इस बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है जो कि कितना है 1.54 सेंटीमीटर घन। ओके, पॉइंट में है, ये आपको दिया हुआ है। और इसके आधार का व्यास, इसका जो आधार है उसका व्यास यहां से लेके यहां तक का बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है कितना 140 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका h ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पे दिया क्या है, आपको यहाँ पे बेलन का आयतन दिया है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का क्या होता है सूत्र, पाई r स्क्वायर h। ये होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, पाई का मान तो आप रख दोगे 22/7। r का मान क्या ज्ञात करोगे, r का इसका आधा करोगे आप। ओके, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बेलन का जो आयतन है वो 1.54 मीटर घन में दिया है, नॉट सेंटीमीटर में। ओके, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मीटर में है, देखो ये सेंटीमीटर में,
गड़बड़ हो गई ना, आपको सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मीटर में। बट पहले आप क्या करो, 140 को सेंटीमीटर से आप पहले आप इसमें से आप आर ज्ञात करो। तो इसका आर होगा कितना, 70 होगा। इसका आधा कर दे तो आर क्या हो गया, 70। अब 70 को आप बदलोगे किसमें, सेंटीमीटर से मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर आपको पता है कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो आपको 70 सेंटीमीटर ज्ञात करना है, तो आप 70 को भाग दे दोगे 100 से। 70 को 100 से भाग देने पे आपको क्या है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि आएगा इसका आंसर क्या, इसका आएगा आंसर ये सेंटीमीटर में था, तो अब आर का मान आया 0.70 मीटर। ओके, ये हो गया फाइनल आर की वैल्यू, फाइनल आर का कीमत ये। अब आप यहां पे देखो, आपको आर का कीमत मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस बेलन का जो आयतन का सूत्र है उसके बराबर में आप 1.54 रखोगे और आप क्या करोगे, इसका h ज्ञात कर लोगे। कैसे, देखो क्या करोगे आप, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 रखोगे आप, आर का मान क्या रखोगे 0.70, फिर इसका मान रखोगे 0.70 और फिर h का मान आप क्या रखोगे, h का मान आप दिया ही नहीं है, इसको तो ज्ञात करना है। ये हो गया। अब इन पूरे का वैल्यू, इस पूरे की कीमत आपको दिया हुआ है, बेलन का आयतन जो है ये आपको दिया हुआ है 1.54, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि अगर इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो नीचे क्या आएगा 100, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या था इसलिए 2 जीरो आ गया। तो 7 दहामा ये 70 कटा। अब 10 से और ये कट रहा है, 10 एकम 10, 10 दहामा 100, 7 दहामा 70 कटा, 10 एकम 7 दहामा 70 ये आ गया, और 10 एकम 10, 10 दहामा 100 ये हो गया। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसको भी आप काट सकते हो, पॉइंट हटाया इधर से आपने, नीचे लगा दिया 100, 10 एकम 10, 10 सते 70, 10 एकम 10 किया आपने और 10 सते 70। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें तो 7 हट गया, 1/1 है ये भी हटा दो, 7/100 है। ओके, यहाँ पे हाँ, अगर हम ओके, अब बचा क्या हमारे पास 22 बचा। यहाँ पे और कोई कीमत है नहीं, सारी कट चुके हैं। यहाँ पे बचा सिर्फ 7, गुणे में था 7, बटे में है 100, तो इस पूरे बटे में रख दिया हमने 100 और यहाँ पे क्या रख दिया h। ओके, 22, 7 हट गया, 10 हट गया, 70 हट गया, सब हट गया, बचा सिर्फ 7 बटे में 100। तो 7 बटे में 100 ये अभी भी है, ठीक है, और h, और इस पूरे का मान कितना था 1.54, ये इधर का मान रख दिया। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं इस 100 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, अगर मैं इस 100 को यहाँ पे लेके जाऊँ तो 1.54 भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा, भागे। अब देखो जब मैं रुक जाओ, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 को यहाँ पे लेके गया, 100 को मैंने इस जगह पे लेके गया तो ये भाग में था तो गुणे में हो गया। यहाँ पे क्या बचा 22 गुणे 7 गुणे h। अब देखो इस गुणे वाली संख्या को इसके इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, गुणे वाली दोनों संख्या को जब हम इधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इसका गुणा कर देते हैं ना, रुको, 1.54 गुणे 100। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे, जब आप 22 और 7 का अगर आप गुणा करोगे तो 22 गुणे 7 करोगे तो इसका आंसर आ रहा है कितना, इसका आंसर आ रहा है 154, यानी 154 आ रहा है। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो आपका कितना आ रहा है, जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना 154, 154 आंसर आया। अब इस गुणे वाली संख्या को इधर लेके जाएंगे हम तो क्या होगा 1.54 गुणे 100 भाग में 154 बराबर में बचेगा सिर्फ h। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम एक पॉइंट हटा देते हैं, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये 154 और 154 कट गया आपस में, और ये पॉइंट हटाया हमने, बट यहाँ पे हमने 100 भी लगाया क्योंकि 2 संख्या इधर था तो 2 संख्या वाला 0 इधर लगा दिया। अब देखिए ये 154 से 154 कट गया,
ये 100 से ये 100 भी कट रहा है, 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, ये 154 एक कम 154, तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, यानी 1/1। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 1 ही होगा, 1 होगा। यानी h जो मिला मुझे 1 मीटर मिला, याद रखना हमने मीटर में बदला था ना इसको, तो सबका आंसर क्या आया? 1 मीटर। सबका देखो ये सब कट जा रहे हैं, बच क्या रहा है? 1 बच रहा है, तो 1 क्या है आपका? 1 मीटर है, तो h का मान कितना आया? 1 मीटर। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन कि इसमें आपको बेलन का आयतन आपको पूरा दिया हुआ था और इसका व्यास दिया था, तो व्यास से हमने r निकाला और r जो है वो सेंटीमीटर में दिया था, तो इसलिए हमने उसको जब मीटर में बदला तो क्या हुआ? 0.70 हो गया। ओके, 0.70 मीटर हो गया ये। अब दोनों मीटर में हो गया तो हम जो निकाले उसका आंसर भी मीटर में ही निकलेगा। तो पूरा जब हल किया हमने तो क्या आया? 1 आया, सब जगह पे सब कट गया, 1 बचा होगा, तो 1 मीटर, h का मान क्या होगा? 1 मीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। एक दूध का टैंक है जो कि कौन से आकार का है? बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। देखो, एक दूध का टैंक है जो कौन से आकार का है? बेलन के आकार का। तो ये मैंने दूध का टैंक बना दिया जो कि कौन से आकार का है? बेलन के आकार का है। अब इस दूध के टैंक का आकार का है जिसकी त्रिज्या आपको 1.5 मीटर, इसकी त्रिज्या आपको दिया है डायरेक्टली 1.5 मीटर। आपको दिख नहीं रहा, मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूं। तो इस टैंक का त्रिज्या आपको दिया हुआ है जिसे r से दर्शाते हैं कितना? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आपको इसकी त्रिज्या दी हुई है। और इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई यानी कि इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है? 7 मीटर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ h बराबर, यानी कि हमको इसकी लंबाई यानी कि हम इसको ऊंचाई बोल सकते हैं 7 मीटर दिया। देखो दोनों मीटर में, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वो धारिता का नियम लगेगा जो मैंने आपको बताया था कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे त्रिज्या आपको दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और आपको इसकी धारिता मतलब इसमें आपको बताना कि इसके अंदर कितने दूध की मात्रा लीटर में भरी जा सकती है। देखो, आपको पता करना है कि इसके अंदर कितना लीटर दूध भराएगा, तो आपको उसके लिए इसका आयतन पता होना चाहिए। इसके आयतन मतलब इसका जो इतना आयतन होगा उसी आयतन में तो इसका दूध भराया जाएगा, इसके अंदर दूध भरेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका क्या, टैंक का हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो टैंक का आयतन, अब टैंक कौन से आकार का है? बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच में आपको टैंक का जो लंबाई है और त्रिज्या वो आपको दिया हुआ है, तो सिंपल ही रख देना इसमें आंसर 22/7। आर आपको दिया कितना? 1.5, तो 1.5 गुणे 1.5, क्योंकि आर का स्क्वायर तो 2 बार गुणा कर दिया। एच का मान दिया है 7, तो ये 7 से ये 7 डायरेक्टली कट जा रहा है। फिर 22 गुणे 1.5 का गुणा मतलब 15 का अगर मैं स्क्वायर निकाल दूं, 15 का स्क्वायर तो 5 का होता है कितना? 25। 1 का होता है कितना? 1। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 2 2, 225। 225 में 2 संख्या के बाद पॉइंट मतलब 2.25। ओके, इसका क्या होगा? 2.25। अब इसका गुणा इससे अगर करेंगे तो इसका गुणा इससे करने पे आंसर क्या आ रहा है? 49.5 मीटर में था ना, सब मीटर में था, और हमने क्या निकाला? आयतन निकाला, तो इसका घन लग गया। ओके, ये हो गया क्या आपका? इस टैंक का आयतन, इस टैंक के आयतन मतलब अंदर कितनी जगह है ये हमको पता चला। अब इसके अंदर इतनी जगह है, कितनी जगह है? 49.5 मीटर
क्यूब यानी घन, इतनी इसके अंदर जगह है। अब इसके अंदर दूध भरेंगे, लीटरों में ज्ञात करना है, तो इसको जस्ट लीटर में बदल देना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। ये आपको मैंने बताया था, मैंने बोला था कि इसका इस्तेमाल जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा 49.5 मीटर क्यूब बराबर मेरा कितना होगा, तो मैं इसका कर दूंगा गुणा, 49.5 का गुणा कर दूंगा 1000 से। भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो मेरा 49.5 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, तो कैसे करना है, इसका गुणा कर देना है 1000 से। तो इसका आंसर क्या आएगा 49.5 का अगर इनसे गुणा करें तो अब ये 3 0 है, गुणा है, तो आपका पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा पीछे, तो 495। अब 3 0 है तो 3 0 के समय मतलब 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट था 9 के बाद, तो 1 2 3, 3 संख्या था ना, तो 3 0 है तो 1 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये 49,500 लीटर। 49,500 लीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जब आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 49,500 लीटर। तो ये हमने निकाल लिया। हमको क्या दिया था, हमको त्रिज्या दिया था, हमको आयतन, हमने त्रिज्या से हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या और ऊंचाई आपको दिया था, हमने इसका आयतन निकाला कि भाई अंदर कितनी जगह है, फिर अंदर जितनी जगह है उसके अंदर दूध भरनी है, तो कितने लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, तो 49.5 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, जब गुणा कर देंगे 49.5 से 1000 का तो आएगा 49,500 लीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे जो हैं उन किनारों को अगर दुगना कर दिया जाए तो पहला चीज क्या पूछ रहा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि होगी। मतलब इसका अगर हम एक घनाभ आकृति है उसका दुगना कर दे सारे किनारे को, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा ये हमको बताना है, और इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा दूसरा हमको ये बताना है। तो देखो ये आपको एक क्या दिया है, एक घनाभ दिया आपको मैंने। ओके, यदि इसके सारे किनारे को मैं दुगना कर दूं, ये इतना दिख रहा है, मैं इसको इतना कर देता हूं, ये कर दिया मैंने क्या कर दिया, मैंने इस किनारे को दुगना किया, इस किनारे को मैं दुगना कर देता हूं, और उसको भी दुगना कर दिया, मैंने सारे जितने किनारे थे उन सबको क्या कर दिया, दुगना कर दिया। ओके, दिख रहा होगा आपको। तो इसका दुगना करने पे तो पता चल गया कि हाँ ये थोड़ा सा इससे बड़ा हुआ, बट आपको ये बताना है कि इसके दुगने होने से, इसका दुगना होने से इसमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना गुना बड़ा हुआ, और इसका जो आयतन है वो कितना गुना बड़ा हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इसकी ये जो लंबाई है वो 1 है, इसकी चौड़ाई जो है वो 1 है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 1 है। ओके, सबको मैंने एक एक माना, ये मान के चलना है। ठीक है, ये समझाने के लिए कि कितना गुना बड़ा हुआ है समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने इसका क्या कर दिया, इसका दुगना किया मतलब 2 कर दिया इसको, फिर इसका भी दुगना किया मतलब इसको भी 2 कर दिया, और इसका दुगना किया मतलब इसको भी 2 कर दिया। मैंने इन्हीं 3 को क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा होता है L, ये B और ये H होता है, ये L, ये B, ये H होता है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, इसका और इसका, आपको पता चलेगा कितने गुने की वृद्धि हुई। दोनों का आयतन निकाल लो, आप देख लोगे कितना गुना का वृद्धि हुआ इसमें। तो देखो सबसे पहले इसको हम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A का हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय। हमारा सबसे पहले पूछ रहा था ना, पहला नंबर पे हमारा क्या पूछ रहा था कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुने बड़े होंगे। तो इसका A का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, 2 ब्रैकेट में LB BH LH, LB प्लस BH प्लस LH ये होता है। अब 2
एल बी एच सब एक है, तो मैं यहाँ पे 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 रख दिया। ओके, एल बी बी एच और एल एच सबका मान रख दिया। यहाँ पे क्या आएगा 2, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो यहाँ पे अंदर कितना आएगा 3, तो इसका गुणा करेंगे 3 दूनी क्या आया 6, सबको मैं मान लो मीटर में ले लेता हूँ, तो ये मीटर, सबको मैंने मान लो मीटर में लिया, सबको मीटर में लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही हम बी का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि तभी तो हमको पता चले कितना गुना का वृद्धि हुआ। अब ये था पहले वाले का 6 मीटर स्क्वायर, अब इसका 2 गुना कर दिया गया, सारे किनारे को 2 गुना कर दिया गया, मतलब 1 का दुगुना कर दिया गया, सबका दुगुना हो गया, तो अब इसका कितना होगा वो हम देखते हैं। तो इसका भी सेम फॉर्मूला रखते हैं, 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच और एल एच, 2 सब क्या रखना है 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 रख दिया। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 ब्रैकेट में 4 4 8 8 9 8 4 12 12 हो गया, 12 दूना 24 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो, ये 6 मीटर स्क्वायर था और ये 24 मीटर स्क्वायर है। 6 मीटर स्क्वायर से 24 मीटर स्क्वायर कितने की वृद्धि हुई, कितने गुणे की वृद्धि हुई, तो आपको ये देखना कि 6 में कितने संख्या का गुणा करने पे 24 आता है। तो 6 में अगर मैं 4 रख दूं तो क्या आ जाता है 24, यानी कि 6 पहले था, 24 दुगना करने पे आया, यानी कि इसका 4 गुना होगा पहले वाले का। मतलब इसको आपको याद कर लेना है क्या, कि जब भी घनाभ के सारे किनारे को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या मैंने बोला, पहले वाले से जब दुगना कर दिया जाए सारे किनारों को, तो जो दूसरा वाला आपको घनाभ मिलेगा उसका, वो पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ओके, कैसे, आपके सामने ही है। जब हमने 1 माना था तब हमारा कितना आया 6 मीटर स्क्वायर आया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब हमने 2 मान दिया, मतलब सबको दुगना कर दिया, तब हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 निकल के आ रहा है। यानी 6 से 24 कैसे आएगा, 6 चौक 24, मतलब 6 का 4 गुना हुआ, तब कितना आया 24। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप इसको भाग कर सकते हो, 24 को भाग दोगे अगर 6 से, तो 6 चौक 24, तो क्या बता रहा है कि 4 गुना का वृद्धि हुआ। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे आप बोलोगे पहले वाले में कि 4 गुना, मतलब 4 गुना का वृद्धि होगा। ओके, ये हो गया पहले का, कि जब भी घनाभ के सारे किनारों को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ओके, ये तो हो गया पहले का। अब अगर दूसरे का अगर हम निकालते हैं, ये इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर हम दूसरे का निकालें, अब हम दूसरा निकालते हैं जो हमको आयतन का बताना था। ठीक है, कि क्वेश्चन में बोला था कि आयतन कितना गुना वृद्धि होगा, तो दोनों का आयतन निकाल देना है। पहले वाले का हम एक आयतन निकालते हैं, तो एक आयतन कितना होगा, एक आयतन निकालने के लिए देखो, एक आयतन निकालना है तो एक कौन सा है, घनाभ आकृति है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H, यही फॉर्मूला होता है ना किसका, घनाभ का आयतन निकालने का। तो सब में मैं क्या रख दूंगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, क्योंकि सबका L B H मैंने 1 लिया था, तो 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1 मीटर क्यूब। ये हो गया A का आयतन। B का आयतन निकालते हैं, तो B का आयतन कितना होगा, उसका ही सेम फॉर्मूला, L गुणे B गुणे H। तो L हमारा 2 था, B हमारा 2 था, H हमारा 2 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर क्यूब। आपको इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि कितना गुना का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 8 गुना, कितना गुना,
8 गुना का वृद्धि होगा। देख लीजिए, ये 1 है और ये 8 है, तो कितना गुना बढ़ गया? 8 गुना बढ़ा। ठीक है, तो जब भी किसी घनाभ के किनारों को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा और उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा, ये याद रखना। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट है इस चैप्टर का, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। एक कुंड है, उस कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, 60 लीटर पानी 1 मिनट में उस कुंड में गिर रहा है। ओके, जैसे 1 मिनट हो रहा है 60 लीटर पानी गिर रहा है, फिर दूसरा मिनट हुआ 60 लीटर फिर गया, तीसरा मिनट हुआ फिर 60 लीटर गिरा, तो उसमें पानी जो है वो 1-1 मिनट में 60-60 लीटर गिर रहा है। यदि उस कुंड का आयतन आपको दिया हुआ है, उस कुंड का आयतन दिया है, कुंड का आयतन कोई भी आकार समझ लो, उस कुंड का आयतन दिया है कितना? 108 मीटर क्यूब। अगर उसका कुंड का क्या है? आयतन है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कितने घंटे, नॉट मिनट। कितने मिनट में पानी भरेगा वो नहीं पूछ रहा, कितने घंटों में ये पानी भरेगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है। कुंड के अंदर जगह कितना है? कुंड के अंदर जगह 108 मीटर घन है। 108 मीटर घन का जगह है उसके अंदर। किसके अंदर? कुंड के अंदर। उसके अंदर पानी भर रहा है। अब उसके अंदर पानी जब भर रहा है तो 60 लीटर पानी 1-1 मिनट में उसके अंदर गिर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर कुंड का जो आयतन है वो 108 मीटर घन है, इस 108 मीटर घन को अगर मैं बदल दूं लीटरों में तो मुझे टोटल पानी पता चल जाएगा कितना उसके अंदर पानी है। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में यही समझा कि इसको अगर हम लीटर में बदल देंगे तो हमको पता चलेगा कितना लीटर पानी उसके अंदर भराएगा। ओके, अब देखो, जितना लीटर पानी उसको भराएगा फिर उसको हम बदल देंगे किसमें? मिनटों में, और मिनटों में बदलने के बाद उसको हम घंटों में भी बदल देंगे। ओके, तो ये कैसे करने वाला है समझते हैं अभी इसको। आंसर देखो, सबसे पहले आपको पता है इसको हमको लीटर में बदलना है। तो एक मीटर घन बराबर होता है 1000 लीटर के। सिंपल, ये आपको मैंने बताया भी था, 1 मीटर घन बराबर होता है 1000 लीटर के। तो मेरा 108 मीटर घन मेरा कितना होगा, कितने लीटर के बराबर होगा? तो मैं 108 का गुणा कर दूंगा, भाग नहीं गुणा, 1000 से, 1000 लीटर से, तो मेरे को मिल जाएगा 108 और 3 जीरो है तो 1230। ओके, तो अब इसके अंदर आप देखिए कि 1,08,000 लीटर पानी भराया जा रहा है। ओके, इस कुंड के अंदर 1,08,000 पानी भर जा रहा है। तो अब मुझे ये बताना है कि भाई अगर 60 लीटर पानी 1 मिनट में अगर भर जा रहा है, उसके अंदर गिर रहा है, 60 लीटर पानी 1-1 मिनट में गिर रहा है, तो आपका 1,08,000 कितने मिनट में, 1,08,000 कितने मिनट में भराएगा, ये आपको निकालना है। अब आपको मिनटों में नहीं निकालना है, घंटों में निकालना है, पर आप पहले मिनट में निकालेंगे फिर उसको घंटों में बदल देंगे आसानी से। तो कैसे निकलेगा ये? आप इसको भाग दोगे, तब जब आप इसको इससे भाग दोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने मिनट में कितना पानी भराएगा। ये लीटर में है, देखो 1,08,000 पानी कितने मिनटों में भराएगा, तो इसके लिए हम भाग देंगे 108 1 2 3 60 भाग देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया। ओके, 6 से 6 कम 6 से कटा, 6 8 48 से कटा, 2 0 लग गया। ओके, तो मेरा 1800 मिनट लगेगा। कितना? 1800 मिनट लगेगा इस पूरे पानी को भरने में। अब आपको घंटों में इसको बदलना है, तो आपको पता है कि 1 घंटे में
कितने मिनट होते हैं? जवाब बताइए, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो आपका 1800 मिनट 1800 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो आप जस्ट इसको भाग दे दोगे, आपका आंसर हाथ में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 कम से 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, जीरो लग गया इसके साथ और हमारा आंसर आ गया 30 घंटे। 30 घंटों में हमारा क्या निकलेगा? 30 घंटे लगेंगे इस पूरे पानी को भरने में। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए 60 लीटर पानी एक मिनट में गिर रहा है उस कुंड के अंदर। 1 मिनट हो रहा है 60 लीटर पानी गिर रहा है, 1 मिनट हो रहा है 60 लीटर पानी गिर रहा है। तो कुंड का आयतन कितना है? 108 मीटर क्यूब। तो 108 मीटर क्यूब को सबसे पहले हमने क्या किया? लीटर में बदला, जिससे हमको ये पता चले कि उसके अंदर कितना पानी आएगा। तो उसके अंदर पानी 1,80,000 लीटर पानी आएगा, सॉरी 1,08,000 लीटर पानी आएगा। 1,08,000 लीटर पानी उसके अंदर आएगा। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। कैसे? हमको पता था भाई 1 मीटर घन 1,000 लीटर के बराबर होता है, तो हमने निकाल लिया। अब हमने देखा कि यार टोटल तो उसके अंदर 1,08,000 पानी 1,08,000 लीटर पानी आएगा। ओके, अब 60 लीटर पानी जब अगर 1 मिनट में गिर रहा है तो 1,08,000 पानी कितने लीटर में होगा? तो वो होगा 1800 मिनट में। ये भी हमने निकाला, इसका इससे भाग देके। जैसे हमने इसका इससे भाग दिया 1800 आ गया। 1800 मिनट को हमने घंटों में कैसे बदला? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1800 मिनट में कितने घंटे होते हैं? भाग दे दो, इसका इससे आ जाएगा 30 घंटे। तो इसका आंसर है क्या? 30 घंटे इसका आंसर है कि कुंड में पानी 30 घंटे में भरा जाएगा। एक लाइन आंसर लिख, पूरा निकालने के बाद एक लाइन में आंसर लिख दिया करो कि 30 घंटे में कुंड में पूरी पानी भरा जाएगी। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाते हैं। ओके।